उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेल साइकिल। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ अ सेल साइकिल। सेल साइकिल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम जो अपना मेन टॉपिक है माइटोसिस उसको अच्छी तरह समझ सकें। तो आइए सेल साइकिल के बारे में पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द सेल साइकिल। रेप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सेल साइकिल। सेल्स की रेप्लिकेशन और सेल्स की जो रिप्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। हमारी बॉडी में जब सेल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सेल साइकिल का फिनोमिना हो रहा है। तो अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल साइकिल के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल साइकिल। इसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे अहम इसकी इम्पोर्टेंस है वो है सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसकी वजह से इंसान जिंदा है और इंसान अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। अगर हमारी बॉडी में सेल्स की रिप्रोडक्शन और एप्लीकेशन ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इंसान जो है वो जिंदा नहीं रह सकता और प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अब हम आगे इसके दो फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसके दो फेजेस के बारे में बताता हूँ। टू फेजेस ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेस और डिवीजन फेज। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इंटरफेस। इंटरफेस में जो सेल है वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर लेता है। डिवीजन इंटरफेस में सेल जो है वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। सेल की डिवीजन होती नहीं, बस वो अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। तो आगे इसकी सब डिवीजन्स हैं। सब डिवीजन्स ऑफ इंटरफेस। सब डिवीजन्स ऑफ इंटरफेस G1 फेस, G0 फेस, S फेस और G2 फेस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं G1 फेस के बारे में। G1 फेस में क्या होता है, एंजाइम्स जो हैं वो बनते हैं और सेल की जो है वो नॉर्मल ग्रोथ होती है। G0 फेस में क्या होता है, सेल अपनी रिप्रोडक्शन रोक देता है। G0 फेस किस में होता है, नर्व सेल्स में होता है, हार्ट के सेल में होता है और नर्व सेल्स में होता है, हार्ट सेल में होता है, ये G0 फेस। और S फेस जो है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो डबल हो जाती है और DNA जो है वो भी बनना शुरू हो जाता है। और G2 फेस में एनर्जी स्टोर्ड होती है जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करती है। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है। वो कैसे होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन G2 फेस में क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होती है ताकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपनी मूवमेंट कर सकें। तो हमने अब फेजेस पढ़ लिए। फेजेस मैंने आपको इतनी एक्सप्लेनेशन से नहीं बताए क्योंकि हमारा जो असल टॉपिक है वो माइटोसिस है। इसके बारे में आप इतना जान लें तो फिर भी आपको माइटोसिस जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ, माइटोसिस की भी आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो अब हम थोड़ा तरीही पस मंज़र माइटोसिस का पढ़ लेते हैं कि माइटोसिस को किसने डिस्कवर किया, कब किया और माइटोसिस जो वर्ड है वो कौन, माइटोसिस का जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। हिस्ट्री ऑफ माइटोसिस। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में एनिमल सेल में माइटोसिस को डिस्कवर किया, माइटोसिस के प्रोसेस को डिस्कवर किया। माइटोसिस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड माइटोस से निकला है और माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, धागा। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो अब हम माइटोसिस के प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि माइटोसिस में होता क्या है। माइटोसिस में
पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। तो जितनी तादाद क्रोमोसोम्स की पेरेंट सेल में होती है उतनी ही तादाद आगे डॉटर सेल्स में भी सेम टू सेम होती है। अगर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है पेरेंट सेल में, तो जब पेरेंट सेल डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल्स में, तो इन 2 डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम्स की तादाद 46 इक्वल होगी। तो अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन को अगर आपने अच्छी तरह याद करना है, बगैर रट्टे के याद करना है और बगैर किसी लेबर के याद करना है, तो पहले आपको कीवर्ड्स जो हैं उनको जहन नशीन करना पड़ेगा। सबसे पहले सेल डिवीजन, पेरेंट सेल, डॉटर सेल्स और हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। आपको पता है मैंने उन्हीं कलर से अंडरलाइन किया हुआ है कीवर्ड्स को, जिससे मैंने कीवर्ड्स को लिख रखा है। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल divides into the 2 daughter cells having the same number of chromosome as in the parent cell। अब हम 2 phases की तरफ जाते हैं माइटोसिस के। 2 phases कौन से हैं? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। आगे कैरियोकाइनेसिस की सब डिवीजन्स हैं। अब आप समझ लीजिए कि माइटोसिस जो है वो अपने अरूज को पहुंच गया है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सब डिवीजन्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस के सब डिवीजन्स कौन सी हैं? प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है और टीलोफेस है। इसको हम याद रखने के लिए इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, पीमेट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे प्रोफेस को कि प्रोफेस में कौन से इवेंट्स जो हैं वो होते हैं। प्रोफेस, प्रो मीन्स फर्स्ट फेस, प्रोफेस ये पहला फेस है। प्रोफेस प्रोफेस में क्या होता है? क्रोमाटिन कंडेंस होता है और क्रोमोसोम बन जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपीयर हो जाता है और न्यूक्लियोलाई जो है वो भी डिसअपीयर होता है और जो साइटोप्लाज्म है वो विस्कस हो जाता है। ये की पॉइंट्स हैं प्रोफेस के। अब मैं इन की पॉइंट्स को डिस्क्राइब करूँगा, इनको एक्सप्लेन करूँगा। आप ये की पॉइंट्स लिख लीजिए ताकि आपको पता चले कि प्रोफेज में ये इवेंट्स हो रहे हैं, ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो। तो अब हम डिटेल से पढ़ते हैं व्हाट इज प्रोफेज। प्रोफेज को डिटेल से आप पढ़ते हैं कि व्हाट इज प्रोफेज। ये मैंने ऑरेंज कलर का सेल बना दिया, उसके अंदर ये मैंने न्यूक्लियस बनाया। इसको हमने कहा सेल मेम्ब्रेन, इसको कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन है, थ्रेड है, क्रोमाटिन है। उसके अंदर न्यूक्लियोलस है और ये सेंट्रियोल है। ये तो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए। अब प्रोफेज में क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। प्रोफेज में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी तो न्यूक्लियोलस भी है वो भी साथ डिसअपीयर हो जाएगा। और क्रोमाटिन जो है ये अपने आप को फोल्ड करना शुरू हो जाएगा और जब ये अपने आप को फोल्ड करेगा तो क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अभी तक मैंने आपको जितना बताया उसके बाद जो सेल है वो अपनी ये शक्ल इख्तियार करेगा।
देख लीजिए कि ये सेल बना हुआ है, इसके अंदर अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी तो न्यूक्लियोलस जो है वो भी डिसअपियर हो जाएगा। जब न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाद में आपको फिर ना न्यूक्लियोलस नज़र आएगा ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आएगी। और जो सेंट्रियोल है उसका बहुत अहम रोल है। सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ, ये 2 सेंट्रियोल्स बन गए। सेंट्रियोल से आगे 3 किस्म के धागे निकलेंगे। ये धागे, इन धागों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। धागे जो हैं वो प्रोटीन के बने होंगे। पहली किस्म के जो धागे होंगे वो छोटे छोटे होंगे। ये मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये छोटे छोटे धागे होंगे, इनको हम कहेंगे एस्टर्स। फिर जो इससे थोड़े बड़े होंगे, ये मैंने डॉटेड लाइंस में बनाए हुए हैं, इन्हें हम कहेंगे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। ये एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। फिर जो तीसरे किस्म के धागे होंगे वो क्रोमोसोम के साथ डायरेक्ट जाकर मिल जाएंगे। ये जो क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड्स को भी हम क्रोमोसोम ही कहते हैं। ये जब क्रोमोसोम, एक मिनट में आपको बताता हूँ, ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है। ये जब दोनों मिल जाते हैं तो हम इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इसके दरमियान वाले हिस्से को हम, तो मैं आपको बता रहा था कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इसके दरमियान वाले हिस्से को हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो ये जब यहाँ से धागे निकलते हैं तो तीसरे किस्म का धागा होगा वो इसके काइनेटोकोर के साथ मिल जाएगा, जिसको फिर हम नाम दे देंगे काइनेटोकोर फाइबर। इस धागे को हमने काइनेटोकोर फाइबर क्यों कहा कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिल्कुल सेंटर में जाके मिलेगा, और जो सिस्टर क्रोमेटिड का जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो जब ये धागे काइनेटोकोर के साथ जाके मिलेंगे तो हम इन धागों को कह देंगे काइनेटोकोर फाइबर्स। अब आगे मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज माइटोटिक ऑपरेटर्स। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ मैंने आपको बताया। एस्टर्स जो सबसे छोटे धागे, और काइनेटोकोर फाइबर्स जो धागे जाकर सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में जाके जुड़ेंगे, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स। इन तीनों को कलेक्टिवली, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, एस्टर और काइनेटोकोर फाइबर्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं माइटोटिक ऑपरेटर्स। माइटोटिक ऑपरेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइटोसिस में। आगे मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा एनाफेज में, मेटाफेज में के माइटोटिक ऑपरेटर्स का क्या रोल है। तो अब हम अगला फेज पढ़ते हैं। अगले फेज की तरफ हम आ गए। अगले फेज का नाम है मेटाफेज। मेटा मीन्स बिटवीन। इसमें क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। किसकी मदद से अलाइन होंगे, ये जो यहाँ से धागे निकल रहे थे, फाइबर्स निकल रहे थे, इनकी मदद से ये सेंटर में जाके अलाइन होंगे। ये है माइटोटिक ऑपरेटर्स का फ़ायदा या उसकी इम्पोर्टेंस। मैंने आपको माइटोटिक ऑपरेटर्स की तो इम्पोर्टेंस बता दी, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि मेटाफेज में क्या होता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल दरमियान में अलाइन कर लेते हैं, एक प्लेट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक प्लेट नुमा शक्ल बन रही है। इसको हम इसलिए भी मेटा प्लेट भी कहते हैं। इसको एक और नाम भी देते हैं इक्वेटर प्लेट। इसको इक्वेटर प्लेट क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि आपको पता है अर्थ के बिल्कुल सेंटर को इक्वेटर कहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सेंटर को, बिटवीन को हम इक्वेटोरियल लाइंस जो होती हैं, इक्वेटोरियल लाइंस जो हैं वो अर्थ के बिल्कुल दरमियान में होती हैं, वो
दरमियान में होने की वजह से उन्हें इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पर सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो बिल्कुल सेंटर में हैं, इसलिए हमने इसको हम इक्वेटर फेस भी कहते हैं। इक्वेटर के लॉजिक का मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान को, बिटवीन को हम इक्वेटर का नाम देते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो बिल्कुल दरमियान में अलाइन होते हैं, इसलिए हम इसको इक्वेटर प्लेट भी कह सकते हैं और मेटाफेस भी। मेटा मीन्स बिटवीन, यहाँ पर सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो बिल्कुल सेंटर में आए हुए हैं, इसलिए हम इसको मेटाफेस का नाम दे देते हैं। अगला जो फेस है उसका नाम है एनाफेस। एनाफेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या क्रोमाटिड्स की भी जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और क्रोमाटिड्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। अब यह अपोजिट पोल की तरफ किस तरह जाते हैं, ये माइटोटिक ऑपरेटर्स जो है, ये जो फाइबर्स हैं इनकी मदद से अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। जब माइटोटिक ऑपरेटर्स या ये जो फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। एक दफ़ा फिर बताता हूँ, एनाफेस में क्या होगा, आसान है। सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। जब स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करेंगे। अगला जो फेस है वो है टीलोफेस। टीलोफेस जो है वो याद रखना तो बहुत आसान है। कैसे याद रखा जाए कि ये रिवर्स है प्रोफेस का। जो आप प्रोफेस में लिखेंगे ना वो यहाँ पर आप बिल्कुल रिवर्स लिख देंगे। कैसे रिवर्स होगा वो मैं आपको पता है वहां पर क्या हो रहा था, क्रोमाटिन जो है वो फोल्ड हो रहा था और क्रोमोसोम बन रहा था। यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है वो अनफोल्ड हो जाएगा। वहां पर आपको पता है, मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया कि माइटोटिक ऑपरेटर्स जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा था प्रोफेस में। आपको बड़ी डिटेल से बताया कि माइटोटिक ऑपरेटर्स जो हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं, एस्टर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बन रहे हैं। टीलोफेस में क्या होगा, माइटोटिक ऑपरेटर्स जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं साइटोकाइनेसिस की तरफ। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? माइटोसिस का जो दूसरा फेस था साइटोकाइनेसिस, पहला कौन सा था, कैरियोकाइनेसिस। अब हम पहुंच गए साइटोकाइनेसिस की तरफ। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, अगर आप देख रहे हैं, आपको उम्मीद करता हूँ नज़र आ रहा होगा जी, अब आपको नज़र आ गया। इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस जो है वो डिवीजन ऑफ द होल सेल है। डिवीजन ऑफ द होल सेल को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, और डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। या आपने नहीं भूलना। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन कौन सी होती हैं, एक्टिन और मायोसिन। आपको ये भी पता है कि जो एक्टिन और मायोसिन का जो फंक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। जो एस्टर है वो सिग्नल भेजता है सेल मेम्ब्रेन को कि वो अंदर जो वहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन के पास के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो बेंड हों, कॉन्ट्रैक्ट हों। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो है ये बिल्कुल अंदर पिंच होना शुरू हो जाएगी, ये फरो बन जाएगी। और जब ये बिल्कुल आपस में पिंच हो जाएगी या फरो बन जाएगी या ये क्लीवेज बन जाएगा तो ये आगे दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये है साइटोकाइनेसिस। ये जो दो सेल हैं इनको हम नाम दे देंगे डॉटर सेल्स। एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिए कि साइटोकाइनेसिस क्या है।
साइटोकाइन आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं प्रोटीन, और वो प्रोटीन जो हैं वो मायोसिन और एक्टिन होती हैं, और मायोसिन एक्टिन जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। एस्टर जो है वो सिग्नल भेजता है इन प्रोटीन्स को कि ये प्रोटीन्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं। जब ये आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है ना प्रोटीन्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो सेल मेम्ब्रेन भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ये बिल्कुल आपस में मिल जाएंगी, पिंच हो जाएगी, फरो बन जाएगी। इसको हम क्लीवेज भी कहते हैं। जब ये फरो बन जाएगी तो ये आपको तो ये दो सेल्स में, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल ठीक समझ आई होगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।